जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इस चैप्टर में हम मिक्सचर और उन्हें सेपरेट कैसे करते हैं इनकी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मिल्क या फिर जो घी लाते हो घर में वो क्या प्योर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल प्योर है, क्योंकि जहां से हम मिल्क लाते हैं वो बिल्कुल ताजा ताजा निकाल के बिना पानी मिला के हमें देता है या फिर बिना पाउडर मिला के देता है ना। तो आप बोलोगे प्योर है। जो घी आपके घर में बनता है, आप घर में अगर बनाते होंगे तो आप बोलोगे वो बिल्कुल प्योर है, क्योंकि हम घर में खुद बनाते हैं और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मिलावट नहीं करते। तो आप नॉर्मल लाइफ के हिसाब से प्योर सब्सटेंस किसे बोल रहे हो? जिसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन ना की गई हो। ठीक है, पनीर अगर आप ला रहे हो घर में या घर पे बना रहे हो तो उसमें पनीर जो है वो प्योर मिल्क से बना हो, स्टार्च एडल्ट्रेशन ना की गई हो उसमें। ठीक है, तो आप प्योर सब्सटेंस किसे बोल रहे हो? जिसमें एक्स्ट्रा मिलावट नहीं की गई। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, उसमें H2O के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मिल्क आपका मिक्सचर है। कैसे? क्योंकि मिल्क के अंदर आपका फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पानी भी होता है। तो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बने हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब सब्सटेंस जिसके पास मास और वॉल्यूम प्रेजेंट हो, यानी कि उसने कुछ जगह घेर रखी हो और उसका कुछ वजन हो, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। अब मैटर छोटे भी हो सकते हैं, यानी एयर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जैसे मशीन वगैरह या कुर्सी, टेबल, व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, लाइट, फोन, ये सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है और इनका मास भी है। ठीक है, अब ये जो मैटर है वे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। वे पार्टिकल्स होते हैं एटम। एटम के बारे में जानेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो पार्टिकल्स की कुछ खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या होती हैं? उनके बीच में होता है स्पेस। वे पार्टिकल्स आपस में क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं और वे कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, ये उनकी खासियत है। आगे समझ में, पार्टिकल्स कैसे भी पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वे कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का क्लासिफिकेशन कर दिया है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ऐसे ही टेबल बनाना, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो आप ऐसे ही टेबल बना के आंसर कर दो। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहे पूरे में। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी रखो और उसमें चीनी डिसॉल्व कर दो, तो वो आपको ऊपर से नीचे एक जैसा लगेगा। अगर आप एक सिप लोगे और लास्ट सिप लोगे तो उसमें मिठास जो होगी वो सेम रहेगी, फर्स्ट सिप में भी और लास्ट सिप में भी। ठीक है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ऑल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन, और होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटली विजिबल। जो इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, नेक्ड आई से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे होते हैं। अपीयर्स एज अ सिंगल फेज, और एक ही फेज में आपको नजर आएगा। जैसे कि अगर आप ऊपर की लेयर में देखोगे और नीचे की लेयर देखोगे तो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम लगेगी। अगर आप एक गिलास में पानी रख के उसमें मिट्टी डाल दो, ठीक है, थोड़ी सी डालना, मिट्टी डालोगे तो वो नीचे सेटल हो जाएगी। ऊपर देखोगे पानी नजर आएगा, नीचे देखोगे मिट्टी नजर आएगी, तो अलग अलग फेज है। ऐसा इसमें नहीं होता। जैसे चीनी आप डिसॉल्व करते हो तो क्या लगता है? पूरा सेम लगता है, तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर, यानी सिंगल फेज आपको दिखाई देगा। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते। एग्जाम्पल है शुगर वाटर, विनेगर, सोडा ड्रिंक्स। विनेगर क्या है आपका? एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है तब बनता है विनेगर। सोडा ड्रिंक्स जो आप जनरली कार्बोनेटेड वाटर पीते हो, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, ये सब हो गई। ठीक है, तो वो क्या है? सोडा ड्रिंक्स है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है विद शुगर, तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। अब गैस भी क्या होती है? होमोजेनस मिक्सचर होती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली पूरे में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। अब गैस पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। भाई मैंने बताया ना कि पार्टिकल्स मूव करते हैं,
तो गैस पार्टिकल भी मूव करते हैं और वे क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर में यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे खोल दूं तो ये ऑक्सीजन पूरे में फैल जाएगी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर मिक्स करोगे तो वो यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, ठीक है। अगर आप इस कंटेनर में, मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे जितनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी यहाँ पे भी उतनी ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, ठीक है। एलॉय भी आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, एलॉय बनाए जाते हैं मेटल से, यानी मेटल आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करा जाता है। मिक्स कैसे किया जाता है, ऐसे नहीं कि मेटल लिया और नॉन मेटल या फिर दूसरा मेटल लिया उसको मिक्स कर दिया। इन्हें हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और फिर मिलाया जाता है। हाई टेम्परेचर पे हीट करने से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे दोनों मेटल या फिर नॉन मेटल, फिर इनको मिलाया जाता है और यूनिफॉर्मली मिलाया जाता है, ठीक है। तो उससे बनते हैं एलॉय, यानी कि क्या है ये, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल और मेटल का मिक्सर है या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सर है, ठीक है। होता क्यों है, करते क्यों है, एलॉय को बनाते क्यों है, क्योंकि एलॉय स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द मेटल और मोर कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल है ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक से, ज्यादातर इसमें कॉपर होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, इसमें भी कॉपर ज्यादा अमाउंट में होता है। जो स्टेनलेस स्टील है, जैसे कि आपके घर में बर्तन वगैरह आते हैं, वो भी किससे बना है, आयरन से, क्रोमियम से, निकल से, मोलिब्डेनम से, कार्बन से। ये 5 एलिमेंट डाले जाते हैं, उससे स्टील बनता है। आप लिख लो, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, मोलिब्डेनम, ठीक है। तो इनसे स्टेनलेस स्टील बना है, ज्यादातर इसमें क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। वो मिक्सचर जो नॉन यूनिफॉर्म होता है कंपोजिशन में, यानी कि एक साइड अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप एक गिलास में पानी डाल के मिट्टी डाल दो उसमें, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी कुछ और कुछ ऊपर भी तैरेगी, फ्लोट करेगी। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बी सीन, और ज्यादातर क्या होता है, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वे दिखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में सेटल ऑन स्टैंडिंग, अगर आप इसको स्टेबल रखोगे तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, जैसे मिट्टी बैठ जाती है। मोर देन वन फेज में बी सीन, और इसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा फेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि नीचे मिट्टी है, ऊपर क्या है, वाटर है, जिसमें क्लाउडी आपको नजर आ रहा है, ब्लर नजर आ रहा है, क्योंकि मिट्टी क्या है, ऊपर भी थोड़ी बहुत फ्लोट कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है सैंड वाटर। ऑयल वाटर भी आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है। चॉक वाटर भी आपका क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। स्मोक, फॉग और डस्ट, ये भी क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। स्मोक क्यों है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। फॉग क्यों है, क्योंकि टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, एयर के अंदर, जिसकी वजह से ये हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाते हैं। और डस्ट भी हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या है, एग्जाम्पल है। आ गया समझ में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है और इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, और सॉल्वेंट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर। जैसे शुगर और वाटर को जब आप मिलाओगे तो शुगर डिसॉल्व होगी, तो यानी शुगर क्या है, सॉल्यूट है। वाटर डिसॉल्व कर रही है अपने अंदर, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर डिसॉल्व हो गया है, उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आया समझ में। इसका हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ORS है, ORS बनता है शुगर और सॉल्ट से। अब मैं आपसे अगर बोलूं आपके घर में चीनी है, नमक है, उसे घोल के पी जाओ, तो वो ORS की तरह काम नहीं करेगा,
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो है फिक्स्ड अमाउंट में लिए जाते हैं, उन्हें मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब ORS बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, कंसंट्रेशन यूज करी गई है। अब ORS जो है वो दिलीप महालाना बिष्ट ने बनाया था, और कहां कहां यूज होता है, मतलब ORS किन कंडीशन में यूज किया जाता है? डायरिया में, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी में, या फिर कोलेरा हो जाता है तब ORS का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या यूज है कंसंट्रेशन का? एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स को पानी में मिला के स्प्रे किया जाता है जिससे पेस्ट वगैरह मरते हैं। तो अगर पेस्टिसाइड ज्यादा ले लिया तो क्या होगा, हमारी क्रॉप्स भी खराब हो जाएगी। ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होगी। कम ले लिया तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। फूड प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, टी एंड बेवरेजेस है, इनमें भी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप एक गिलास में नींबू पानी बनाते हो तो 1 चम्मच चीनी डालते हो या 2 डालते हो, और 1 नींबू डालते हो या आधा डालते हो, तो इसमें भी तो कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो आप, बस आपको पता नहीं है टर्म्स की कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो आप यहाँ पे। अगर आप एक ही गिलास में 10 नींबू डालोगे तो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा ज्यादा, बहुत ही ज्यादा चीनी डाल दोगे तो बहुत ही ज्यादा मीठी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस है। आगे समझ में, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए 3 रास्ते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके लेवल तक यानी 9th क्लास में 3 ही रास्ते हैं, 3 ही तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मास बाय मास और परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। अब जो मास और वेट है ये एक ही नहीं है, क्या बोल दिया मैंने, मास और वेट ये अलग अलग चीज है, लेकिन जनरली नॉर्मल लाइफ में मास और वेट को इंटरचेंजेबल वर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। यानी कि मास को और वेट को एक ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही नहीं है। मास और वेट का जो डिफरेंस है आपको आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना समझो कि वेट जो है ये एक फोर्स होती है, और मास जो है वो एक्चुअल में जो कंटेंट प्रेजेंट है सब्सटेंस का वो होता है, यानी वजन समझ लो आप। ठीक है, तो जनरली नॉर्मल लाइफ में दोनों को एक जैसे यूज कर लेते हैं, लेकिन होते नहीं है। मास बाय मास परसेंटेज कैसे मेजर करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना क्या क्या लिखा है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका बताएगा कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में। जैसे अगर 10 ग्राम सॉल्ट को मैं 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करूं तो कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगी? 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। अब ऊपर 10 तो समझ में आ गया कैसे आया, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट कितना है 10 ग्राम। नीचे 100 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि सॉल्ट यहाँ सॉल्यूट है, वाटर है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 + 90 100 ग्राम। तो ऐसे कैलकुलेशन करके 10% आ जाएगा। 10% मास बाय मास लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। आगे समझ में? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या है आपका? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी कि कितना मास प्रेजेंट है कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में। जैसे अगर 5% मास बाय वॉल्यूम ग्लूकोज लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी 100 ml सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज होगा, इसका मतलब ये है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, नीचे क्या है, सॉल्यूशन है, ऊपर सॉल्यूट है, ठीक है, इंटू 100। जैसे अगर मैं 1 ml पेस्टिसाइड्स लूं और इसे 99 ml में डिसॉल्व कर लूं, मतलब 99 ml वाटर में डिसॉल्व कर लूं, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml, यानी 1/100 इंटू 100, तो ये बनेगा 1%। 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये क्या बताएगा कि 1 ml पेस्टिसाइड या फिर सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज क्या बताता है कि 100 में कितना प्रेजेंट है, यही बताता है परसेंटेज कि 1 प्रेजेंट है 100 में, ठीक है। तो यानी 1%, यानी 1 ml प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, हॉस्पिटल में वो जो थैली यूज करते हैं जो पानी जैसी दिखती है, वो पानी नहीं होता, वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड को 0.9 ग्राम मेजर करके डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, 100 ml वाटर में, ठीक है। तो उससे बनता है सलाइन सॉल्यूशन। ये ब्लड के लिए सेफ होता है और ये रिप्लेस करता है बॉडी के फ्लूइड्स को। आ गया समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस इनसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कॉमन टैल्कम पाउडर कंटेन्स 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड which act as an antiseptic. How much zinc oxide is present in 300 ग्राम ऑफ पाउडर। जो टैल्कम पाउडर आता है उसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है किस कंसेंट्रेशन में, 4% मास बाय मास, यानी कि हर 100 ग्राम टैल्कम पाउडर में 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड है। तो 300 ग्राम पाउडर में कितना जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है ये बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता है परसेंटेज, पहले आप क्या करो, इंफॉर्मेशन लिख लो, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। परसेंटेज मास बाय मास कितना है, 4% है, ठीक है। टोटल पाउडर कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ पाउडर लिख लो, या टोटल मास ऑफ पाउडर कितना दे रखा है, 300 ग्राम, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। अब आपको जो जो वैल्यू पता है वो रख दो। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पता तो x मान लो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम इंटू 100, और मास बाय मास परसेंटेज कितना है 4। अब x को यहीं रहने दो और बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी 300 इंटू 4 डिवाइड बाय में 100, कितना आ जाएगा 12 ग्राम, ठीक है। अगर आप नॉर्मल परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी लगाओ तब भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है 300 ग्राम टैल्कम पाउडर में, ठीक है। अगला सवाल है, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट टू मिक्स विद वाटर एंड सर्व इट टू योर विजिटिंग फ्रेंड्स। आपकी मदर ने क्या किया है, जैसे रूह अफ़ज़ा आता है ना, कंसंट्रेटेड रहता है वो, उसे पानी में डालते हैं और उसमें मिल्क डालते हैं, फिर क्या बनाते हैं आप, ठंडाई बनाते हैं। ऐसे ही क्या है, एक ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो वो आपकी मदर ने दिया है आपको ताकि आप पानी में मिलाओ और उसे आप अपने दोस्तों को दे सको, ठीक है। सी आस्क यू टू मिक्स 2 tablespoons of concentrate. If each tablespoon measures 50 ml and you make 150 ml of juice per person. आपकी मदर ने बोला है कि 2 चम्मच ही आपको क्या करना है, मिक्स करना है, और 1 चम्मच का मेजरमेंट क्या है, 15 ml है, ठीक है। और आप एक दोस्त के लिए 150 यानी कि 150 ml ऑरेंज जूस बनाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज जूस जो आप बना रहे हो उसका कंसंट्रेशन परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा।
तो इसमें भी क्या करो, पहले आप जो जो आपको वैल्यू दी है वो लिख लो। जैसे आप कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस डाल रहे हो, ठीक है, यानी कि ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट अमाउंट जो है वो डाल रहे हो, तो उसका क्या अमाउंट है वो लिख लो पहले। यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट, तो मैं OJC लिख दूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, जगह की वजह से मैंने OJC लिख दिया, ऑरेंज जूस कंसंट्रेट। ठीक है, कितना है 15 + 15, क्योंकि 2 चम्मच डाला है तो टोटल हो गया 30 ml। आ गया समझ में? अब देखो यहां पर कितने दोस्त आए हैं ये आपको नहीं बताया, तो आप क्या करो, x ले लो, तो टोटल फ्रेंड कितने हो गए, टोटल फ्रेंड्स x ले लिया। वॉल्यूम ऑफ जूस, यानी टोटल जूस आपने जितना बनाया उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ जूस, और यही क्या है आपका सॉल्यूशन है, तो इसको आप 150x ले लोगे, क्योंकि एक दोस्त के लिए कितना आप बना रहे थे जूस, 150 ml, तो टोटल हो जाएगा 150 × x। ठीक है, अब इसमें आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल लोगे। कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि ये 30 ml डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि जूस का कितना वॉल्यूम है 150x × 100, तो ये आ जाएगा आपका 20/x परसेंटेज। ठीक है, अब x पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या रहेगी। अगर एक दोस्त आया है तो 20% कंसंट्रेशन रहेगी, 2 दोस्त आए हैं तो आधा हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू डालोगे तो एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में नंबर ऑफ फ्रेंड्स नहीं दिए थे तो मैंने लिए भी नहीं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो x लेके यहाँ पे सॉल्व कर, ठीक है। और आप क्या करना, ज्यादातर आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा, और होता भी ऐसा ही है, अगर नहीं दिए तो आप 1 मान लो, या आप एक स्टेटमेंट लिख लो कि लेट्स द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 2, 3, जो भी आपको मानना है, आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, जैसा आपको कंफर्ट लगे वैसा मान के कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकाल देना। ठीक है, तो आप अपने साइड से क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे कि आपने वेरिएबल्स में आंसर नहीं छोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जो विनेगर है किससे बनता है, एसिटिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो अब बनता है विनेगर, और विनेगर यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव में या फिर एडिटिव में। ठीक है, चाउमीन वगैरह में भी डालते हैं, खाने में भी डालते हैं, अचार में भी डालते हैं। ठीक है, कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड, और जो विनेगर बनता है इस कंसेंट्रेशन से बनता है, यानी एसिटिक एसिड को कैसे मिलाया जाता है, 5 ml एसिटिक एसिड लिया जाता है और 95 वाटर लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंसेंट्रेशन में एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है तो विनेगर बनता है। इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और जो 100% एसिटिक एसिड होता है उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू प्रोसीड, कैसे बनाओगे आप, सिंपल से आप 5 ml एसिटिक एसिड लोगे और उसको पानी में तब तक मिलाओगे जब तक सॉल्यूशन 100 ml ना हो जाए, यानी सिंपल से 95 ml वाटर मिलाओगे, 5 ml क्या मिलाओगे आप, एसिटिक एसिड, यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, विनेगर बन जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है ये, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है। जैसे अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट कितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, यही क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस है, वो भी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि पानी का अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो कुछ अमाउंट ही सॉल्ट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, अगर आप सॉल्वेंट को फिक्स रखो। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम है फिर पानी और मिला दो, फिर तो और डिसॉल्व होएगा ही होएगा। यानी कि अगर आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर नमक डाले जा रहे हो और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस तो इंफॉर्मेशन है कि अच्छा अगर ये सब्सटेंस है तो ये 100 ग्राम सॉल्वेंट में सिर्फ इतना ही अमाउंट डिसॉल्व होगा। जैसे कि एग्जांपल है 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ 36 ग्राम सॉल्ट ही डिसॉल्व हो पाएगा 100 ग्राम वाटर में। तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एट दैट टेम्परेचर इज 36 ग्राम बाय 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस है, एक इंफॉर्मेशन है। और अगर इस सॉल्ट को आप पानी में डाल के सॉल्यूशन तैयार कर दो तो वो हो जाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये इंफॉर्मेशन है कि इस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या है, यानी मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है जिसमें सारे की सारी चीज ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई है और आगे और डिसॉल्व नहीं होगी, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। टेम्परेचर की बात मैंने यहां क्यों करी है? क्योंकि टेम्परेचर अफेक्ट्स सॉल्युबिलिटी डिफरेंटली फॉर सॉलिड्स एंड गैसेस। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। गैस के लिए अलग चेंज होती है और सॉलिड के लिए अलग। जैसे सॉलिड को आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, जैसे चीनी, नमक, इनको क्या करते हो? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो। तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो मोस्ट सॉलिड सब्सटेंस क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड लिक्विड के अंदर अगर डिसॉल्व है तो उनकी सॉल्युबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आपने 36 ग्राम सॉल्ट डाला है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया। अब अगर सॉल्ट को और ज्यादा डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, आपको वो दिखाई देना स्टार्ट कर जाएगा। अब क्या करो, आप इस टेम्परेचर को बढ़ा दो। अब टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? और ज्यादा सॉल्ट जो उसके अंदर दिख रहा था आपको वो गायब हो जाएगा, यानी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, जब चीनी को डिसॉल्व करते हैं पानी में शिकंजी बनाने के लिए तो गर्म कर देते हैं पहले, या फिर ताजा पानी लेते हैं। ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट चीनी डिसॉल्व हो सकती है गर्म पानी में। ठीक है, एग्जाम्पल है मोर शुगर डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड। ठंडे पानी में कभी भी आप चीनी नहीं घोलते, क्योंकि जल्दी किस में घुलती है? हॉट वाटर में, और ज्यादा से ज्यादा घुल जाती है। रीजन क्या है? एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। मैंने बताया था पार्टिकल्स मूव करते हैं कंटिन्यूअसली। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगते हैं, यानी उनके पास और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो मूवमेंट की वजह से आई होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स और तेजी से मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है। गैसेस इन लिक्विड्स, अगर गैस को लिक्विड के अंदर मिलाया जाता है तो क्या होता है? ठंडे पानी में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन गर्म पानी में गैस नहीं डिसॉल्व होती अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन मोर डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। ठंडी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोको कोला वगैरह, तो इनमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व होती है। तभी तो फिजनेस जो होती है वो अच्छी किस में होती है? ठंडी पेप्सी में या कोको कोला में, है ना। अगर गर्म करके आप ढक्कन खोलो तो एकदम क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है और उसमें फिजनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। तो क्या होता है गैसेस इन लिक्विड्स में? जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और एग्जांपल एक और ले लो, क्या होता है तालाब वगैरह में जब गर्मी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन पानी से निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? मछली वगैरह या एक्वाटिक एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई वहां पे। रीजन क्या है? गैस पार्टिकल्स एस्केप मोर इजिली फ्रॉम वार्म लिक्विड। जो गैस पार्टिकल्स है पानी में डिसॉल्व है, वो गर्म पानी में जल्दी क्या करते हैं? एस्केप कर जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये एक आपका ग्राफ बनाया है मैंने। यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ग्राम पर 100 ग्राम वाटर में। ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें ये बताया है सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सॉल्युबिलिटी देखो कैसे बढ़ रही है, एकदम से तेजी से बढ़ रही है। और बी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ रही है? धीरे धीरे ऊपर जा रही है, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है। टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो सब्सटेंस ए की सॉल्युबिलिटी तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, लेकिन सब्सटेंस बी की सॉल्युबिलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तभी तो आपको सीधी लाइन ऐसे नहीं दिख रही, हॉरिजॉन्टल थोड़ी सी टेढ़ी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग तरीके से बढ़ती है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं।
आगे समझ में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।